हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों से इस चीज़ पर सोच विचार चल रहा था कि एक वीडियो बनाई जाए साइंस के पेपर प्रेजेंटेशन पर, ताकि क्लास 10th के बच्चों को कम से कम ये पता चल जाए कि किस तरीके से पेपर में हमें लिखना किस तरीके से। आई होप आप लोगों ने सभी ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से पूरे साल भर तक के साइंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, मगर छोटी सी गलती भी सारी चीज़ पर पानी फेर सकती है। इस वजह से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम हमारे पेपर प्रेजेंटेशन को सही तरीके से एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें अपने एग्ज़ाम के अंदर लिखना है। आपका पेपर स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर ए से। जैसे आपने CBSE के लॉन्च किए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखा ही होगा, तो उसके अंदर 5 सेक्शन है ABCDE। जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर ए, वो पूरा की पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसके अंदर फर्स्ट से लेके 16 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और फिर 17, 18, 19 और 20 असेशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। और इस सारे के सारे क्वेश्चन में हमें कहीं भी चॉइसेस नहीं दी गई है, यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन हमें करना कंपलसरी है विदाउट एनी चॉइस। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर लिखना है सेक्शन ए, ब्लॉक लेटर्स में सेक्शन ए। इसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट से लेके 20 तक के हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आप मार्जिन खींच लेंगे या फिर मार्जिन ऑलरेडी आती ही है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आंसर नंबर 1 से। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे इस तरीके से, आंसर नंबर फर्स्ट। और आंसर नंबर फर्स्ट के सामने जो कुछ भी ऑप्शन है, ऑप्शन A, B, C, D वगैरह है, तो हम उसको इसी के सामने लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो बजाय ऑप्शन लिखने के पूरा की पूरा ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है वो सब लिखने, ये वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। इस वजह से आप कोशिश करें कि जो कुछ भी आंसर रहे आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है कि A है, B है, C, D है वगैरह। इसी तरीके से जब आप आंसर नंबर 1 दे दें, उसके बाद आपको आंसर नंबर 2 लिखना है। आंसर नंबर 2 आप जस्ट आंसर नंबर 1 के बाद नहीं, एक लाइन छोड़ने के बाद। तो सपोज आंसर नंबर 1 हमने यहाँ लिखा है, तो इसके बाद हम एक लाइन लीव करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर नंबर 2 को लिखेंगे, जो कुछ भी उसका आंसर रहेगा। इसके बाद आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, 5, 6 आप आंसर देते रहेंगे। इसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान में रखें, जैसे आपने आंसर नंबर 1 लिख रहा है और फिर आंसर नंबर 2 लिख रखा है, मगर आपको आंसर नंबर 3 नहीं आ रहा है, सो आप जस्ट आंसर नंबर 3 लिख के उसे छोड़ दीजिए और आप आंसर नंबर 4 के ऊपर मूव कर जाइए। इस सीक्वेंस को बिगाड़िए मत, यानी 1 के बाद 2, फिर कई लोग कहते हैं कि जो सबसे पहले आ रहा है वही आंसर लिखिए। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, वो मैटर करता है मगर वो लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर मैटर करता है, मगर ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर हमें सीक्वेंस बनाए रखना है। एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके सामने जितना अच्छे तरीके से आंसर प्रेजेंट रहेगा, हमारी कॉपी उतनी सही तरीके से चेक होगी बगैर मार्क्स के फिजूल के कटने से। तो उसके बाद ध्यान रखें कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 इसी सीरीज़ में चलते रहेंगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने की है कि जैसे कुछ बच्चे ए को इस तरीके से बनाते हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ए है या डी है। तो अपनी इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि हम सही तरीके से लिखें। हमारा ए डी जैसा नहीं लगना चाहिए या फिर हमारा डी ए जैसा नहीं लगना चाहिए। सेम टू सेम हम डी बना रहे हैं तो वो हमारा ए जैसे लग रहा है। तो ट्राई आउट कीजिए कि आप सही तरीके से लेटर्स लिखें ABCD। इसके अंदर एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, अगर हमारे ऑप्शंस रोमन नंबर्स में दिए गए हैं तो आप आंसर रोमन नंबर में लिखिए, और अगर आपके आंसर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे गए ABCD लिखे गए तो आप उसे अल्फ़ाबेट के अंदर ही लिखिए। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है रोमन नंबर में 1 2 3 4 और आपको लगा कि थर्ड सही है, तो थर्ड की जगह आपने यहाँ पे C लिख दिया, तो ये बहुत गलत होगा। एग्जामिनर के पास कोई इतना टाइम नहीं है कि वो ढूंढता रहे कि C का मतलब थर्ड है या फोर्थ का मतलब D है। अगर एक क्वेश्चन पेपर में आपके पास रोमन नंबर में लिखा गया है तो आपको सिर्फ रोमन नंबर में ही सिंपली 1 लिख देना है। अगर आंसर नंबर 2 है तो बजाय B लिखने के आपको सिर्फ सेकंड डालना है। जिस तरीके से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा गया है वेदर इट इज़ इन रोमन नंबर या अल्फ़ाबेटिकली, आपको वही के वही अपने आंसर शीट में भी रिप्रेजेंट करना है। फिर हम बात करें असेशन और रीजनिंग की, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 16 के बाद असेशन रीजनिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन नंबर A
जो कह रहा है कि अजर्शन सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न अजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। बी ऑप्शन बताता है कि अजर्शन सही है वो रीजनिंग भी सही है, मगर रीजनिंग ए का सही अजर्शन का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। या फिर सी ऑप्शन की अजर्शन सही है, रीज़न गलत है। या फिर डी ऑप्शन की अजर्शन गलत है, रीज़न सही है। जो कुछ भी ऑप्शन रहें उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद बगैर पूरा की पूरा लिखने के हमें ट्राई करना है कि हम सिर्फ आंसर्स के ऑप्शंस को लिखें। यानी कि हमारा ऑप्शन आंसर जो है वो ये है कि हमारा अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न अजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो हमें ये पूरा महाभारत लिखने से अच्छा है कि हम बस वहाँ पर ए डाल दीजिए। अगर आप पूरा लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और एग्ज़ामिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे टाइम की ही रहती है। टोटल आपको 180 मिनट मिल रहे हैं, हर एक मिनट को हमको बचाते हुए चलना है। सो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 और यहाँ पे भी हमें हर आंसर को एक एक लाइन छोड़ के ही लिखना है और जो कुछ भी आपका अजर्शन और रीजनिंग का ऑप्शन बन रहा है उसी के ऑप्शन का सही आंसर आपको लिखना है, बजाय इसके कि आपको पूरा की पूरा आप लिखना है कि अजर्शन सही है फिर रीज़न गलत है वगैरह वगैरह। इसके बाद जब आप सेक्शन नंबर बी पे जाएंगे, सेक्शन नंबर ए करने के बाद ट्राई कीजिए और हमें एग्ज़ाम के अंदर ये अप्लाई करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेक्शन नंबर ए का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और हमारा पेपर इतना सारा ब्लैंक छूट रहा है। सो प्लीज़ सेक्शन नंबर बी यहाँ से स्टार्ट मत कीजिए, यहाँ पे क्रॉस कीजिए, चाहिए तो पीटीओ लिख दीजिए, नहीं लिखना तो नहीं लीजिए, मगर यहाँ पे क्रॉस ज़रूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट पेज से फ्रेश पेज से ब्लॉक लेटर्स में डालिएगा सेक्शन नंबर बी, उसे अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद अपने आंसर्स को है लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन बी के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो 21 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे रुक के मैं एक बात बता दूँ, आप सेक्शन चाहें तो सी पहले लिख सकते हैं, डी पहले लिख सकते हैं, ई पहले लिख सकते हैं, बी पहले लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक सेक्शन स्टार्ट कर दिया सो इतने की पूरे के पूरे सेक्शन के सारे आप आंसर नहीं लिख लेते, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जंप नहीं करना है। यानी अगर आपने सेक्शन नंबर ए स्टार्ट कर दिया है तो आपको पूरा सेक्शन ए को ही कंप्लीट करना है। फिर अगर आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया है तो फिर आपको पूरा सेक्शन बी को ही कंप्लीट करना है। अगर आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया है, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी देखा तो आपको लग रहा है कि यार ये वाले आंसर मुझे आते हैं, तो हमें सेक्शन बी को वहीं नहीं छोड़ना है। इस वजह से आपको एग्ज़ाम से पहले जो टाइम मिल रहा है उसके अंदर आप उनको यही समझ लेना है कि हमें कौन सा सेक्शन पहले कर लेना है। आप चाहे ABCD जिस तरतीब से क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं वैसा कीजिए या फिर जैसा आपको अच्छा लग रहा है उस सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, मगर बीच में कोई सा भी सेक्शन हमें छोड़ना नहीं है। सो हम क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। हमने सेक्शन ए करने के बाद हम सेक्शन बी पे मूव कर रहे हैं। अब सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है वो 21 जो है स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 20 तक के तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर कर लिया। अब इसके अंदर ध्यान रखें, जब आप आंसर नंबर 21 लिख रहे हैं तो अब उसको हमें साइड में नहीं लिखना है, उसको हमें लिखना है सेंटर में। इस तरीके से बड़े लेटर्स में आंसर नंबर 21 और उसके नीचे अंडरलाइन करके ये वाली लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लाइन से आपको जो है अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। हमारे साइंस के अंदर तीनों ही सब्जेक्ट्स में वेदर इट इज़ बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन प्लॉट किए जाते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जिस सीक्वेंस के अंदर उन्होंने क्वेश्चन को पूछा हैगा उसी सीक्वेंस के अंदर आपको आंसर लिखना है। सो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये एग्जांपल के तौर पर लिया गया है कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर एंड इन विच पॉलिनेशन देयर इज़ मैक्सिमम चांसेस ऑफ वेरिएशन। सो आप देखिए कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं कि पॉलिनेशन क्या है, कितने तरीके के पॉलिनेशन होते हैं और मैक्सिमम चांसेस ऑफ वेरिएशन पॉलिनेशन किस में थे। अब इसका करेक्ट आंसर का तो आपको पता ही, पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, 2 तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, और मैक्सिमम चांसेस ऑफ वेरिएशन क्रॉस पॉलिनेशन में रहता है। मगर आपको सही सीक्वेंस में आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे पहले लिखा है कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, तो हमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखना पड़ेगी व्हाट इज़ पॉलिनेशन, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि पॉलिनेशन कितने तरीके के होते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि मैक्सिमम चांसेस ऑफ वेरिएशन जो रहते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पाए जाने हैं। जिस सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी सीक्वेंस के अंदर हम आंसर लिखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का हमें ध्यान में रखना है,
हमें हमारे आंसर्स पॉइंट्स में लिखना है। हमें पैराग्राफिकल फॉर्म में आंसर्स नहीं लिखना है, हमें पॉइंट्स के अंदर आंसर्स लिखना है। हाँ, पॉइंट पैराग्राफिकली हो सकता हैगा, मगर हमें टोटल कुल मिला के हमारा जो आंसर रहेगा वो हमें पॉइंट्स में लिखना है। क्वेश्चन पेपर पर लिखने के लिए मना किया जाता हैगा, मगर टिक करने के लिए नहीं। 21 की एज से पहले मैरिज अलाउड नहीं है, बट मंगनी तो अलाउड है ना। बिल्कुल इसी तरीके से समझिए कि हमें क्वेश्चन पेपर पे लिखने के लिए मना किया गया है, टिक करने के लिए तो नहीं। सो जिस भी क्वेश्चन को आप छोड़ दें उस क्वेश्चन पे कम से कम एक टिक लगा दीजिए या सर्कल कर लीजिए, ताकि लास्ट के कुछ मिनट्स में हम उन क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल कर लें जिन क्वेश्चंस को हमने छोड़ा हैगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे सो इससे दिक्कत ये हो जाएगी कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे हैं। देन जब आप एक क्वेश्चन कर लें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ें। सो ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 24 करा, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट करने के बाद आप 2 लाइन का गैप छोड़िए और 2 लाइन के गैप छोड़ने के बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपने पूरा कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आप 2 लाइन का गैप छोड़ें, फिर आप क्वेश्चन नंबर 26 करें। हर 2 क्वेश्चन के बीच में आपको कम से कम 2 लाइन का गैप छोड़ना है। जब आप पूरा पेपर कर लें फिर आप अपनी पेंसिल और स्केल लीजिए और ये जो 2 लाइन का आपने गैप छोड़ा है, इन लाइन के बीच में यानी उस लाइन पर आपको एक सीधी सी पेंसिल सी लकीर खींच देनी, लाइन खींच देनी, ताकि इससे आपका पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा बन जाएगा। फिर आता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपको आंसर को पिक्चराइज करके डायग्रामेटिकली बतलाना है। यानी कि ये अप्लाई होगा 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बतला रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है। इस जैसा अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें आंसर्स कैसे लिखना है ये बात चल रही है। सो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड, कि ग्लैंड्स कितने तरीके के हैं। तो आपको आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है ये समझिए। आप सेंटर में लिखें टाइप्स ऑफ ग्लैंड और जितने भी तरीके के ग्लैंड होते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, हाइपोथैलेमस, पीनियल और जो भी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ग्लैंड्स नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कितने तरीके के ग्लैंड्स होते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। सो आपको सेंटर में लिख देना टाइप्स ऑफ ग्लैंड और जितने भी तरीके के ग्लैंड होते हैं उसको एक क्लाउड के फॉर्म में लिख देना है, यानी क्लाउड के स्ट्रक्चर में, और एरो से समझा देना है। ये करने के बाद अगले पेज पे या फिर उसी के नीचे से आप सारे के सारे ग्लैंड्स को समझाना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा हैगा पॉलिनेशन के बारे में, तो आप सिंपल एक डायग्राम बना दीजिए और उसको समझा दीजिए। ध्यान रहे हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि आप डायग्राम बनाएं। जिस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको डायग्राम बनाना है तो फिर आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। इन क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं कहा जा रहा है कि आप डायग्राम बनाइए, मगर हम फुल मार्क्स अचीव करने के लिए डायग्रामेटिकली या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। सो इसके अंदर हमें ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा। अगर हम इसी के अंदर हमारे 10 मिनट दे देंगे सो जाहिर सी बात है कि ये घाटे का सौदा होगा। सो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट बहुत हो गया हैगा। अपनी पेंसिल से ही प्लीज़ ये ड्राइंग्स बनाइएगा या फिर डायग्राम बनाइएगा, पेन से डायग्राम मत बनाइएगा और बड़ी जल्दी बनाइएगा। समझ में आ रही है? इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे सो ये आई कैची होता हैगा। एग्जामिनर आपकी कॉपी देख करके फ़ौरन समझ जाएगा कि नहीं यार ये बच्चा पढ़ने वाला हैगा। इससे फ़ायदा ये हमें मिलेगा कि हमारी कॉपी दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंट होगी और हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है और आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर चुके हैं या आप सेक्शन नंबर सी स्टार्ट कर चुके हैं, सो उस आंसर की जगह छोड़ दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन बी आपने स्टार्ट कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 22 आपको नहीं आ रहा है, सो आप क्वेश्चन नंबर 22 की लगभग जितना आपको अंदाज़ा है कि इतने स्पेस में मैं आंसर लिख सकता हूँ वो जगह आप छोड़ दीजिए। वो जगह छोड़ने के बाद आप आंसर नंबर 23 स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या होगी। आपने सेक्शन नंबर भी स्टार्ट कर दिया है, आपको आंसर नंबर 22 नहीं आ रहा है, आपने स्पेस नहीं छोड़ी और अब आप आंसर नंबर 23 बगैर स्पेस छोड़े लिख रहे हैं। 23 के बाद 24, 25 आप लिखते चले जा रहे हैं। अब आप सेक्शन डी तक के पहुंच गए हैं। आपने बी करा, सी करा, अब डी कर रहे हैं। उसके बाद आपको आंसर याद आ रही है, रिकॉल हो रहा है कि हाँ यार 22 का आंसर ये होगा। सो आपने जगह छोड़ी ही नहीं, तो अब आप आंसर लिखोगे कहाँ? सेक्शन डी में, जो कि गलत है।
क्योंकि सेक्शन 22 का जो क्वेश्चन है वो तो सेक्शन बी का है, और इस आंसर को आप सेक्शन डी में क्यों लिख रहे हैं? इस वजह से कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आए और जिस पर्टिकुलर सेक्शन का वो क्वेश्चन है उसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा। जब आपको आंसर रिकॉल हो जाए तब जा कर के आप आंसर लिख दीजिए। काफ़ी सारे बच्चे डायग्राम तो बहुत अच्छा बनाते हैं, उसके अंदर कलर भी कर देते हैं, मगर लेबलिंग अधूरी छोड़ देते हैं। आपको डायग्राम के अंदर कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेंसिल से सीधा सीधा डायग्राम बनाइए, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए। इरेजर का यूज़ कम करें ताकि बहुत ज़्यादा बार मिटाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक ही बार में सही तरीके से डायग्राम बनाइए और उसको लेबल सही तरीके से कीजिए। अगर आपने लेबलिंग छोड़ दी है तो फिर आपको उस डायग्राम के फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कभी कभी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि चॉइस का क्वेश्चन पढ़ के उसको समझते नहीं हैं और वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं जिसके बारे में उन्हें कम नॉलेज है। यानी कि 2 क्वेश्चन के अंदर आपके पास चॉइस है, आप दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके बाद ये देखिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आप ज़्यादा मटेरियल के साथ लिख सकते हैं, किस क्वेश्चन के अंदर आप पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या किस क्वेश्चन में आप ज़्यादा पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हैं या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो कि अगर 4 मार्क्स में आ रही है तो ही हमें पिक्चर बनानी है, सो वही आंसर को ऑप्ट कीजिए लिखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज ट्राई टू अंडरलाइन एट द लास्ट आफ्टर चेकिंग। यानी कि हमारा पेपर टोटल 180 मिनट का है, 180 मिनट में से आखिरी के 15 मिनट हमें चेकिंग करने और अंडरलाइन करने के अंदर लगाने हैं। यानी हमको टोटल पेपर हमारा 165 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है। 165 मिनट में आपने जब पेपर कंप्लीट कर लिया है, आखिरी के बचे हुए 15 मिनट के अंदर आपको उन आंसर्स पे जाना है जो आपने छोड़े रखे हैं, आंसर्स को चेक करने के लिए जाना है। क्योंकि काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारा आंसर करेक्ट है और उस जल्दी जल्दी में हम कुछ ना कुछ वर्ड्स ओमिट कर देते हैं। इन सारे वर्ड्स को वापस से लिखने के लिए हमको कम से कम 15 मिनट का टाइम चाहिए ताकि हम पूरे के पूरे तरीके से अच्छे से रिकॉल रिवाइज कर ले कि हमने क्या क्या मिस्टेक करी है, उसको हम वापस से करेक्ट कर लें। यहाँ पे एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी भी वर्ड को काटना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है ऑफ और ऑफ की जगह आना था द, तो इस तरीके से पेंसिल से बिल्कुल भी मत कीजिए। सिंपल से अगर ये ऑफ को मुझे काटना है तो पेंसिल से एक कट लगाइए और उसके थोड़ी आगे से लिखना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो ऑफ के साथ दा भी काटा हुआ है। सो इस चीज़ का ध्यान में रखें। अंडरलाइन का जो मैं आपको कह रहा था वो ये कि आपने 20 क्वेश्चन तक के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे आपने एक बार चेक कर लिए। 21 क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि सेक्शन बी के 21 क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पूरा की पूरा आंसर्स आप देख लेंगे कि मैंने सही लिखा है। उसके बाद 21 और 22 के बीच में जहाँ हमने 2 लाइन की गैप छोड़ा था वहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन ये दर्शाएगा कि आपने कुछ आंसर नंबर 21 पूरा की पूरा चेक कर लिया है। फिर आप आंसर नंबर 22 को पढ़ेंगे और आंसर नंबर 22 को पूरा पढ़ने के बाद जो हमने 2 लाइन का गैप छोड़ रखा है 22 और 23 के बीच में, वहाँ पे हम एक अंडरलाइन करेंगे। सो ये हर एक अंडरलाइनिंग ये दर्शाएगा कि आपने इस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया है, पढ़ लिया है और चेक भी कर लिया है। सो एक एक आंसर को हमको पढ़ते चले जाना है, चेक करते चले जाना है और अंडरलाइनिंग करते चले जाना है। आंसर लिखते वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम आंसर भी लिख लें, फिर हम पेंसिल उठाएं, फिर स्केल उठाएं, फिर लाइन खींचे, टेढ़ी हो गई तो फिर इरेज करें, फिर स्केल लें, फिर पेंसिल लें, फिर लाइन खींचे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पूरा आंसर शीट को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और लिखने के बाद जब आखिरी के 15 to 10 मिनट्स के अंदर जब हम वापस से चेक कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तब एक एक आंसर को पढ़ते चले जाइएगा और जब वह आंसर बिल्कुल सही आपको लगे कि बिल्कुल ठीक है, तब जा कर के उसके नीचे जो है एक लाइन खींच दीजिएगा। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के बेहद काम में आएंगी। कल आपका एग्ज़ामिनेशन है साइंस का 2023 बोर्ड्स का। ये सारी की सारी चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और मेरी एक पर्सनल राय ये है, आप इन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कम से कम एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो इस तरीके से कीजिए जिस तरीके से कुछ टिप्स या ट्रिक्स या तरीके जो आपको बतलाए गए हैं। जितना ज़्यादा फेमिलियर इन सारी चीज़ों से हो जाओगे उतना ही अच्छा आपका लिखने की स्पीड बढ़ेगी और उतने ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में जा कर के आंसर लिखोगे विदाउट एनी हेसिटेशन। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और बहुत इजी पेपर आएगा। कोई ज़्यादा डरने की या चिंता में आने की हमें ज़रूरत नहीं है। पूरे साल भर तक के आपने बहुत अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई की है, अब बस सही तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।